एमेजिना रोड लाइट हाउस की आरजी दुकानों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं और दुकानें जलकर खाकिस्तर हो चुकी हैं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। लाइट हाउस के करीब जो आरजी दुकानें बनी हुई थी उसमें जो है वो अचानक खौफनाक एक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते जो है वो तमाम दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर जो है वो पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 27 से 28 जो दुकानें थी वो जलकर खाकिस्तार हो चुकी हैं और तकरीबन 8 से 10 गाड़ियों ने पहुंचकर फौरी तौर पर काबू पाया। इस वक्त मेरे कैमरामैन अहमद आपको दिखाएंगे ये तमाम जो सामान था गोदाम में मौजूद वो जलकर जो है वो खाकिस्तार हो चुका है। तमाम जो चीज़ें थी यहाँ पर कपड़े थे, बैग थे, कुछ जूते थे, ये तमाम वो सामान था जो कि लुंडा का सामान मिलता था, जिनमें जैकेट्स थे, गर्म कपड़े थे, तमाम चीज़ें थी। कुछ हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त यहाँ के दुकानदार वगैरह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइए कि कब ये आग लगी थी और क्या हुआ था? ये आग तो 5 मिनट में लगा, मगर ये इधर तक नहीं पहुँचे, लोग देर से आए थे। आग जब ख़त्म हो गया फिर ये लोग आए देर से। कैसे अचानक आग लग गई? वो इधर पहले से करंट चालू था, उसने पता नहीं क्या कर दिया, आग लग गया। उधर पानी नहीं था, फिर जब आग ज़्यादा हो गया फिर पानी मिल गया, फिर आग फिर भी नहीं बुझा। तो मोटर वगैरह से आग किससे लगी है? मोटा उधर बोट से लगा। बोट से लगी है कोई? फायर ब्रिगेड कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं और नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल देखें, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पूरी जो है वो हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, तमाम जो है वो जलकर खाकिस्तार हो चुका है। इस वक्त कैमरामैन अहमद यहाँ पर दिखाएं तो ये तमाम जो दुकानें थी जहाँ पर हैंगर हैं, इस जानिब अगर आ जाएं तो इस जानिब भी जो है वो तमाम कपड़े, गर्म कपड़े और ये पूरा जो छपरे की दुकान थी वो मौजूद था। तमाम जो है वो चीज़ें जलकर खाकिस्तार हो चुकी हैं। बराबर में जो है वो एक बड़ी इमारत भी थी, वो जो है वो खुशकिस्मती से बच गई है। बात करने की कोशिश करता हूँ। आप बताइएगा क्या सूरत हाल हुई थी और कैसे ये अचानक आग लगी थी? ये बस अचानक से आग लग गई थी इधर, तो बिल्कुल बुझाने का मौका ही नहीं मिला हमें। ये बराबर में इमारत किस चीज़ की है? ये हॉस्पिटल है, लेडी डेफरेंट हॉस्पिटल। लेडी डेफरेंट हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, कुछ दुकानदारों का ही कहना है कि ये लेडी डेफरेंट हॉस्पिटल भी बराबर में है और खुशकिस्मती ये हुई कि अस्पताल में जो है वो आग नहीं गई। तमाम जो है वो सूरत हाल बहुत कशीदा है। इस जानिब अगर कैमरामैन अहमद दिखाएं तो यहाँ पर भी तमाम सामान जो जैकेट्स थी वो जलकर खाकिस्तार हो चुके हैं। तमाम जो सामान है नीचे तबाही के मनाजिर हैं हर जानिब। ये बराबर में जो है वो बिल्कुल मुत्तसिल नाला था, नाले के साथ ही जो है वो ये छपरे की दुकानें बनाई हुई थी। हॉस्पिटल जो है वो लेडी डेफरेंट हॉस्पिटल था, लेकिन खुशकिस्मती से उसमें जो है वो आग नहीं गई है। आगे की जानिब आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि पूरा जो सामान था वो तमाम सामान जो है वो जलकर खाकिस्तार हो चुका है। अगर इस जानिब दिखाऊं तो ये देखें, ये गर्म कपड़े थे, तमाम जो जैकेट्स वगैरह थी, ये तमाम अपर्स थे, जैकेट्सें थी, वो तमाम सामान जो है वो जलकर खाकिस्तार हो चुका है। ये भी तमाम जो कपड़ा था, तमाम जो सर्दियों के कपड़े थे वो यहाँ पर जले, जिनमें बैग्स भी थे और भी दीगर चीज़ें थी। आगे की जानिब आपको लेकर चलूँ तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अब लोग जो है वो अपना सामान जो है वो हटा रहे हैं, चीज़ों को हटाया जा रहा है। कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है, आग मुकम्मल तौर पे बुझ चुकी है। ये तमाम जो है वो यहाँ पर छपरों की मदद से जो है वो यहाँ पर दुकानें बनाई गई थी और ये आर्जी दुकानें जो है वो यहाँ पर थीं, लेकिन तमाम जो सामान था इस जानिब का तमाम सामान जो है वो जलकर खाकिस्तार हो चुका है। उस जानिब जो है वो कुछ चीज़ें वगैरह मौजूद हैं। सूरत हाल इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर बहुत कशीदा है। आग पर मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू पा लिया गया है। लोग जो है वो अपना सामान वगैरह निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, इस जानिब अगर आऊँ तो ये सामान भी था, लोगों की जैकेट्स थी, ये बैग है, तमाम जो सामान था वो जलकर जो है वो खाकिस्तार हो चुका है। लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। ये क्या था, बताइएगा क्या हुआ था यहाँ पर? बस अचानक एकदम कुछ समझ में नहीं आया। 5 मिनट से भी ज़्यादा वक्त नहीं लगे पूरे मार्केट को आग लगने में, लेकिन ये शुक्र है कि फायर वाले आ गए। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? कोई लोग तो नहीं थे? काफ़ी जानी नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान सही हुआ है। हाँ, तकरीबन कितना नुकसान हो गया? कितनी दुकान? कम अज़ कम मेरी तो 3 स्टॉलें थी, सामने भी थी और 2 ये भी थे। कम अज़ कम 8 लाख। हाँ, दीगर टोटल कितनी दुकानें होंगी? कम अज़ कम 70, यहाँ वहाँ दोनों मिला के। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, इनका कहना है कि तकरीबन 70 स्टॉल थे, जिसमें जो है वो 27 से 28 दुकानें थी। उस जानिब भी यही सूरत हाल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त भी मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर अब जो है वो काबू पा लिया गया है, लेकिन इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर कपड़ा और दीगर चीज़ें जो हैं वो मौजूद है। सूरत हाल जो है वो इंतहाई यहाँ पर इस वक्त कशीदा है और अब मुकम्मल तौर पर जो है वो कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जो है वो यहाँ पर बर वक्त पहुँच के जो है वो आग पर काबू पाया है। यहाँ पर जो है वो सारा सामान जल कर खाकिस्तार हो चुका है। सूरत हाल इस वक्त भी जो
जो है वो कशीदा है। अब लोग यहाँ पर अपना सामान हटा रहे हैं। तकरीबन बताया जा रहा है 27 से 28 दुकानें थी और 70 के करीब जो स्टॉल से देखते ही देखते आग ने जो है वो चंद मिनटों में से अपनी पूरी जो ये दुकानें थी और जो इमारत थी उसको जो है वो आग को लपेट में ले लिया। खुशकिस्मती ये हुई कि बराबर में जो है वो लेडी डेफरेंट हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें जो है वो आग नहीं पहुँची, वरना खुदा न खास्ता बड़ी भी आग लग सकती थी। और बराबर में जो है वो मजीद लाइट हाउस की जो दुकानें हैं वो भी मौजूद थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर जो है वो पहुँच कर काबू पाया है। 8 से 10 गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अब कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मुकम्मल तौर पर जो है वो इस जगह को क्लियरेंस दे दी गई है। मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है, लेकिन इब्तिदाई तौर पर ये बताया जा रहा है आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का चोरी शुदा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मिल गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जाए वकुआ से कुछ फासले पर खाली प्लॉट से मिला। बॉक्स खाली प्लॉट तक कैसे पहुंचा, तहकीकात जारी है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा क्या मामला है? बिल्कुल लाइबा, देखिए जो सेफ सिटी का कैमरे लगे हैं उसका बॉक्स जो है वो चोरी हो गया था और अब से सुबह से जो है वो खबर जब नशर हुई है, सिटी 21 ने भी खबर नशर की थी, तो पुलिस जो है वो मुतहरिक हुई है और जो बॉक्स था चोरी शुदा बॉक्स वो जाए वकुआ से कुछ ही फासले पर जो है वो खाली प्लॉट है वहां से मिल गया है। डीबी बॉक्स जो है वो खाली प्लॉट तक कैसे पहुंचा, अब इस हवाले से जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेजेस और दीगर जो शवाहिद हैं उसका जो है वो तहाल जायजा लिया जा रहा है। इसके अंदर जो है वो सामान भी मौजूद था। बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान मौजूद है अब इसके मुतालिक जो है वो सेफ सिटी वाले बेहतर बता सकते हैं, जबकि ये पुलिस की भी एक जो है वो यहाँ पर बेहतरी भी है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इतनी देर से मुतहरिक हुई है क्योंकि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा था कि तकरीबन ये 6 से 7 तारीख को जो है वो ये बॉक्स चोरी हुआ है। सेफ सिटी जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से मुताल्लिका थाने को इतला भी दी गई थी, लेकिन जो है वो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और पुलिस जो है वो सिर्फ खामोश तमाशाई बन के बैठ गई थी। लेकिन आज जब मीडिया में खबर नशर हुई है तो उसके बाद पुलिस मुतहरिक हुई है और तकरीबन ये 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो कुछ फासले पर ही बॉक्स जो है वो मिला है। अब तहकीकात की जा रही है, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी कलेक्ट की जा रही है, उसके बाद ही जो है वो तयन किया जा सकेगा कि आया ये किस तरीके से बॉक्स जो है वो चोरी हुआ। बॉक्स जो है वो इतनी आसानी से चोरी भी नहीं हो सकता। तकरीबन ये 22 फीट के ऊपर लगा हुआ बॉक्स था जो कि किसी तरीके से उतारा गया है और एक पूरी मुकम्मल प्लानिंग के साथ उतारा गया है, क्योंकि अतराफ की दीगर इमारतों पर भी जो है वो सीसीटीवी कैमरे मौजूद है और इसके कुछ ही दूर पर जो है वो एक और सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ है, उसकी भी जो है वो फुटेज हासिल की जा रही है। अब तहकीकात का दायरा जो है वो पुलिस हुकाम वसी कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस हुकाम की जानिब से तहकीकात का दायरा वसी किया गया है। उसामा मलिक अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे परिंदों से गैर महफूज हैं। कबूतर चौरंगी पर चीलों और कबूतरों ने मस्कन बना लिया है। सेफ सिटी कैमरे, सोलर प्लेट समेत दीगर मशीनरी बर्बाद होने लगी। परिंदों ने ई चालान वाले कैमरों पर डेरे डाल दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आज इस जमाली से जो इस वक्त कबूतर चौरंगी पर ही मौजूद हैं। जी आज इस बताइएगा। आज देखिए इस वक्त मैं सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ और सिंध सेक्रेटेरिएट और हाई कोर्ट के दरमियान ये मशहूर चौरंगी है जिसको कबूतर चौरंगी कहा जाता है। चूँकि इस चौरंगी पर हज़ारों लाखों की तादाद में हर वक्त जो है कबूतर मौजूद हैं। आज की बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो कबूतरों के हवाले से नहीं है, लेकिन कबूतरों के नुकसानात के हवाले से है। क्योंकि इसी चौराहे पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों के लिए सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स लगे हुए हैं और कैमरे खुद लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देखें ये सोलर प्लेट्स के ऊपर चीलें बैठी हुई हैं और कबूतर बैठे हुए हैं। सोलर प्लेटों पर, कैमरों पर और इनके जो दीगर मशीनरी है पूरी उसके ऊपर कबूतर, चीलें और दीगर परिंदे मौजूद हैं। बल्कि इन बॉक्सेस में हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपने घोंसले भी बना लिए हैं। तो जाहिर है कि इस पूरी सूरत हाल से होगा ये कि ये कुछ अरसे के बाद अगर इसका ख्याल नहीं किया गया, इन कैमरों के ऊपर या इन मशीनरी के ऊपर कोई शेल्टर नहीं दिया गया, इसको महफूज अगर नहीं किया गया, तो ये कबूतर और चीलें या दीगर परिंदे इस पूरे कैमरों को तबाह कर देंगे, इनको गंदा कर देंगे। इनके ऊपर जो है हर वक्त ये बैठे चीलें जो हैं, सोलर प्लेटें जो लगी हुई हैं सीसीटीवी कैमरों या सेफ सिटी कैमरों के लिए, ये कैमरे आजकल ई चालान के हवाले से बहुत मशहूर हैं। इन्हीं कैमरों के बदौल ई चालान भी होते हैं। तो इस सूरत हाल में इनकी सफाई सुथराई और इनको महफूज बनाना एक सवाल है। अगर चीलों से, कबूतरों से और दीगर परिंदों से इन कैमरों को, इन कैमरों के शेल्टर्स को और इनके सोलर प्लेटों को और दीगर मशीनरी को
महफूज नहीं बनाया गया तो ये आगे चल के बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे और ये कैमरे ख़राब हो जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सड़कों पर कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी जारी है। गुज़िश्ता 17 दिन में 53,000 से ज़ायद चालान जारी हुए हैं, जिनमें पुलिस मोबाइल्स, डंपर्स, ट्रक, ऑयल टैंकर और वाटर टैंकर्स भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर में मौजूद हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर से। महराज बताइए। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालानी का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए जो कैमरे हैं उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है मॉनिटरिंग रूम में, जो कि डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस में बना हुआ है, और चालान भी जारी किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी एडमिन कराची ट्रैफिक मौजूद हैं, काशिफ नदीम। उनसे हम पूछेंगे कि अब तक कितने चालान हो चुके हैं और क्या पोजीशन है, सरकारी गाड़ियों के कितने हुए और हैवी ट्रैफिक के कितने हुए हैं। जी, ये देखें, कल की तारीख में जो चालान हुए थे वो 66 जो है वो हैवी ट्रैफिक के चालान हुए और 40 के करीब जो हैं वो सरकारी गाड़ियों के हुए हैं, जिसमें से 2 पुलिस की मोबाइल्स भी हैं। 27 अक्टूबर से ये सिस्टम शुरू हुआ था, टिल डेट आज तक 53,240 चालान इस वक्त तक जो है वो जनरेट हो चुके हैं। अच्छा काशिफ भाई, ये बताइएगा कि एक और चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि जैसे कोई बंदा गाड़ी में बैठता है, जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने सीट बेल्ट लगा लिया, लेकिन मेरे बराबर में अगर मेरी वाइफ या मेरे दोस्त कोई बैठा वो नहीं लगाता, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये क्या मामला है? देखें, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो इस बारे में, दोनों को बेल्ट लगाना लाजमी है। जो फ्रंट के ड्राइवर्स हैं और उसके साथ का जो पैसेंजर है, उसको दोनों को सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है कि अगर हादसा होगा तो जितनी चोट ड्राइवर को लग सकती है उतनी ही मुसाफिर को भी लग सकती है। तो वो आपके लिए बेहतर है कि जब आपने बेल्ट बांधे होंगे तो वो कम नुकसान होगा आपको। अच्छा, तो इसमें ऐसा भी हो रहा है कि ड्राइवर ने मतलब बेल्ट लगाई हुई है और पैसेंजर ने नहीं लगाई हुई साइड में, तो उसका भी चालान हो रहा है? बिल्कुल चालान इशू हो रहे हैं, 100% इशू हो रहे हैं। और जिसने अगर पैसेंजर पे भी लाजमी है कि वो लगाएगा सीट बेल्ट, और उसके ऊपर चालान इशू हो रहे हैं, टिकट जा रहे हैं लोगों के घरों पे। टिकट जा रहे हैं, तो मतलब वो टिकट भी, मतलब वो चालान भी उसी को भरना पड़ेगा जो गाड़ी चला रहा है? क्या देखें, वो तो नंबर प्लेट को भरना पड़ेगा कि नंबर प्लेट जो है वो आपका एड्रेस है, वो एक्साइज में रजिस्टर है, तो आपके एड्रेस पे पहुंचेगी। बिल्कुल ड्राइवर का काम है, जैसे वो बैठेगा अपने साथ वाले को भी बताएगा कि भाई आप अपना बेल्ट लगाएं तो मैं गाड़ी चलाऊँगा। जैसे हमारे बाइक या येंगो या कोई भी जो अपना टैक्सी सर्विस चल रही है, उसके ड्राइवर पे ये लाजिम है कि जैसे वो खुद अपना बेल्ट लगाएगा तो अपने मुसाफिर को भी कहेगा कि वो बेल्ट लगाए, वरना चालान मुझे आएगा। काशिफ नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीएसपी। उन्होंने हमें तफसील से बताया कि जो शख्स अपनी कार चला रहा है और कोई ड्राइव कर रहा है तो उस पर ये लाजिम है कि वो अपने साथ बैठे हुए पैसेंजर को भी बेल्ट लगाने की हिदायत करे, वरना ये चालान जो है वो उसको ही मिलेगा और ये भी उस ड्राइवर की जिम्मेदारी में शामिल है। कराची कैंट स्टेशन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और मुसाफिरों की सहूलियात के लिए स्टेशन को बहाल करेंगे। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। कराची कैंट स्टेशन पे वजीर आजम शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो वो तैयारियों जो है वो शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पे एक बड़ा मार्की जो है वो सजने को जा रहा है। इस वक्त में यहाँ पर मौजूद हूँ और जो मार्की है वो तकरीबन जो है वो यहाँ पर उसका काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। चूँकि वजीर आजम शहबाज शरीफ आ रहे हैं यहाँ पर, तो एक बड़े पैमाने पर जो वो तैयारियाँ शुरू की गई हैं। 150 फुट लंबा यह मार्की और 50 फुट चौड़ा जो है ये बनाया जा रहा है यहाँ पर। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम सेटअप जो है वो यहाँ पर लग चुका है। जो यहाँ पर हमारी इंतजामिया है उससे हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि कल के रोज जो है वो इसको मुकम्मल किया जाएगा। और जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि कल मिनिस्टर साहब जो है वो कराची पहुंचेंगे, जबकि परसों जो है वो वजीर आजम जो है वो कराची कैंट स्टेशन के तरक्याती मंसूबों का जो है इफ्तिताह करेंगे। बड़ी वक्त के बाद जो है वो इंतजार के बाद जो है वो वजीर आजम की मसरूफियात में से कराची कैंट स्टेशन के लिए जो है वो वक्त निकला है और वो यहाँ पर जो तशरीफ लाएंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी के बाद जो है वो कराची कैंट स्टेशन का भी फाइनली जो है वो नंबर आ चुका है। जितने भी यहाँ पर तरक्याती मंसूबे हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। दीवारों को रंग रोगन किया जा चुका है, लाइटें यहाँ पर नफ्स की जा चुकी हैं। लेकिन चूंकि जो आरामदेह यहाँ पे बेंचेस लगाई गई हैं, जो वेटिंग एरियाज बनाए गए हैं, उनके इफ्तिताह के लिए जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ कराची कैंट स्टेशन तशरीफ लाएंगे और उनके इस्तकबाल के लिए जो बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। जो यहाँ पर आपको मार्की इस वक्त जो है वो तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए जो है वो कल तक का वक्त दिया गया है। चूंकि जो है वो एक बड़ा सेटअप जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है, तमाम तैयारियां मुकम्मल होंगी तो पूरे जोश जोर से जो है यहाँ पर तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और फाइनली वो वक्त आ गया है कराची कैंट स्टेशन पर जितनी भी चीजें हमें नजर आ रही थी अब वो उनको जो है वो बहाल किया जाएगा। समुद्र में तेल और गैस की तलाश के 23 टेंडर्स अवार्ड। डीजीसीपी ने मांडवी एनर्जीज को 18 ब्लॉक्स बतौर ऑपरेटर अवार्ड किए।
5 ब्लॉक्स में दीगर कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में माड़ी एनर्जीज की अहम मालूमात जमा। पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी को मजबूत बनाना माड़ी एनर्जीज का आज़म। हाइड्रोकार्बन ज़खायर की तलाश, इंडस और मकरान बेसिस में नई उम्मीदें। अपडेट करते चलें आपको। समंदर में तेल और गैस की तलाश के 23 टेंडर्स अवार्ड। DGCP ने माड़ी एनर्जीज को 18 ब्लॉक्स बतौर ऑपरेटर अवार्ड किए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मारी एनर्जी की जमा कराई गई है। मालूमात स्टॉक एक्सचेंज को मौसूल हो गई है। डायरेक्टरेट ऑफ पेट्रोलियम ने समुद्र में तेल और गैस की तलाश के 23 अबूरी टेंडर अवार्ड किए थे और DG ने जो है मारी एनर्जी को 18 ब्लॉक बतौर ऑपरेशन अवार्ड किए हैं। 5 ब्लॉक्स में कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करेगी। अवार्ड के लिए ब्लॉक्स में 12 जो है इंडस ऑफशोर में और 11 मकरान ऑफशोर में इनको लाइसेंस दिए गए हैं और ब्लॉक्स की बाज़ाब्ता मंजूरी पेट्रोलियम लाइसेंस और प्रोडक्शन शेयरिंग ने जो है ज्वाइंट ऑपरेटिंग एग्जामिनेशन और कानूनी और इंतजामी तकमील से मशरूत की है। पाकिस्तान की तवानाई की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और इंडस और मकरान बेसिस में जो है हाइड्रोजन कार्बन ज़खायर की तलाश करना, ये इनका टारगेट होगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। माह नवंबर के लिए ओबरा ने फी किलो LPG 201 रुपए मुकर्रर कर दी। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन चेयरमैन इरफान खोकर ने कहा कि पूरे मुल्क में सरकारी कीमत पर LPG नहीं मिल रही। कराची में 50 रुपए और मुल्क भर में 100 रुपए महंगी LPG फरोख्त की जा रही है। हुकूमत को फी किलो LPG फरोख्त करने के लिए प्लांट पर एक्शन करना होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए ओगरा ने जो है माह नवंबर के लिए जो LPG की कीमत तयन किया है 201 रुपये पर किलो जो तयन किया है, लेकिन देखा जाए कराची में जो फ़ी किलो LPG 50 रुपये महंगी बिक रही है 250 रुपये तक। जबकि मुल्क भर की बात की जाए तो इस्लामाबाद में 350, लाहौर में भी इसी तरीके से रेट है और कहीं 50 रुपये कहीं 100 रुपये तक महंगी बिक रही है। क्या वजूहत हैं, इसका क्या हाल है, जानते हैं। और पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन जो चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। खोकर साहब, क्या सूरत हाल है? 50 रुपये से 100 रुपये पर केजी का मुनाफा कमा रहे हैं, इसको क्या हाल है? मैंने कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि जब तक सरकारी कीमत पे की गैस दस्तियाब नहीं होगी, इम्पोर्टर से लेके प्लांट तक, प्लांट से जब सरकारी कीमत पे गैस निकलेगी तो फिर अब आपकी ये खबर के बाद क्रैकडाउन सिर्फ गरीब आदमी पे होगा। गरीब आदमी कितनी ब्लैक मार्केट, ये सारा ये माफिया है इम्पोर्टर्स को और प्लांट तक ये चीज़ों को सरकारी कीमत पे जब सप्लाई को यकीनी बनाएगा तो कीमत नीचे ठीक हो जाएगी। इस वक्त हमें इम्पोर्ट की 70% ज़रूरत है, अगले महीने 80% ज़रूरत होगी। आप देखें आप कराची के गिरदनवा में आप 350 रुपये 250 रुपये के करीब है और लाहौर के गिर्द 300 से अबव है। आप गिलगित इवन इस्लामाबाद में ओगरा के हेड क्वार्टर जहाँ पे है वहाँ पे इस वक्त 350-360 रुपये किलो गैस बिक रही है और आज गिलगित बल्तिस्तान में 400 रुपये से भी क्रॉस कर गई। बात यह है कि हम लोग जो LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स दुकानदार घर में गैस पैदा नहीं करते, ये जहाँ से आती है इंपोर्ट से लेके प्लांट तक सरकारी कीमत को यकीन। अभी तक आप देख लें किसी ताकतवर बंदे के खिलाफ कोई एक्शन हुआ, गरीब आदमी को जुर्माना 5,000 10,000 डेली। ये पंजाब में पीरा कहाँ सो रही है? इन प्लांटों से कीमत को यकीनी बनाएं। तमाम डिप्टी कमिश्नर के पास आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार है, तमाम प्लांटों से इम्पोर्टर्स को पाबंद करें कि सरकारी कीमत पे गैस देनी है। अगर ये नोटिफिकेशन को कमी है, हुकूमत से मैं बाहर कह चुका हूँ, उसको फौरी तौर पे तब्दील किया जाए ताकि ये ब्लैक मार्केट का रास्ता बंद किया जा सके। आवाम से 50 रुपये का डाका सिर्फ कराची में मारा जा रहा है, जबकि मुल्क भर में बताया जा रहा है कि जो 50 से 100 रुपये तक का पर केजी जो मुनाफा कमाया जा रहा है, इसको फौरी नोटिस लेना होगा। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपये 96 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। मंजूर होने पर फी लीटर पेट्रोल 263.49 रुपये का हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 60 पैसे महंगा करने की तजवीज़। मंजूरी के बाद डीजल की नई कीमत 288.04 रुपये फी लीटर होने का इम्कान। इस हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अपडेट कीजिएगा। बदल की तजवीज़ भेजी गई है। 1 लीटर पेट्रोल 1 रुपये 96 पैसे जो है सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल जो है 265 रुपये 45 पैसे से कम होकर 263 रुपये 49 पैसे का हो जाएगा। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 60 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है, जो कि मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत 278 रुपये 44
पैसे से बढ़कर 288 रुपए 4 पैसे पे पहुंच जाएगी। साथ ही 1 लीटर मिट्टी का तेल 8 रुपए 82 पैसे महंगा करने की तजवीज़ और 1 लीटर लाइट डीजल 7 रुपए 15 पैसे जो है महंगा करने की तजवीज़ भेजी गई है। मंजूरी के बाद 16 नवंबर से नई कीमतों का इत्तलाक होगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। 19 ग्रेड के अफसर साजिद अहमद शेख को प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सखर तैनात कर दिया गया। महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली और इंसानी तरक्की के 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर्स को 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 19 ग्रेड के अफसर साजिद अहमद शेख को प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सखर तैनात कर दिया है, जबकि महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली, वसाइल तरक्की के 4 के असिस्टेंट डायरेक्टर और शामिल, जिनको 17 से 18 ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई है। इस हवाले से तकरा तबादलों और आज़ाद नोहरियों हमें अपडेट कर रहे हैं। साजिद अहमद शेख प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सखर तैनात। साजिद अहमद शेख तकर्रुरी के मुंतज़िर थे। महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली और साहिली तरक्की के 4 असिस्टेंट डायरेक्टर को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी गईं। ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर को 1718 ग्रेड, 17-18 ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर्स के अहदों पर तरक्कियां दे दी गईं। साजिद अहमद शेख प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सखर तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं कि महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली और साइंसी तरक्की के 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर्स को 18 ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। आज़ाद नोहरियों हमारे साथ मौजूद हैं, राब्ता बहाल हुआ है। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने तकरीर मुंतज़र 19 ग्रेड के अफसर साजिद अहमद शेख को प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सखर तैनात कर दिया है, जबकि महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली व साहिली तरक्की के 4 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर्स को 18 ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई। नसीम, अब्दुल मालिक और अली नवाज बमरो शामिल है, जिनको 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई। इस हवाले से तकरीर तबादलों और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रोजगार की तलाश में माजूर अफराद सिंध सेक्रेटेरिएट के धक्के खाने पर मजबूर हो गए। सखर के शहरी शफीकुर रहमान का कहना है कि सरकारी कोटे पर मुलाजमत नहीं दी जा रही और न ही हुकूमती नुमाइंदगान मुलाकात के लिए तैयार हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध सेक्रेटेरिएट के मेन गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सिंध भर से मुख्तलिफ अजला से कई ऐसे नौजवान उम्मीद लगाकर यहाँ पर पहुँचते हैं कि सिंध हुकूमत की जानब से इस वक्त जो हालिया गवर्नमेंट जॉब पोर्टल बनाया गया, जिसके तहत मुलाजमतें दी जाएगी 1 से 4, 5 से 15 ग्रेड तक। लेकिन कई मुलाजिमीन सिंध गवर्नमेंट का जॉब पोर्टल बनने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं खुद सखर से आया हूँ। सखर से कंदरा लगवा बुढ़ा है। ये उमर फारूक साहब सिंध सेक्रेटरी, ये हमारे मोहल्ले का रिश्तेदार है। ठीक है, मैंने उनके पास भी गया तो हमारा हक है, मैं माजूर मिस्कीन हूँ। आप अल्लाह ने आपको बड़ा जो का उहदा दिया है, मेरे को कहीं नौकरी लगवा दो। उन्होंने कहा पहली बार तो ये तो हम आपको नहीं ड्यूटी देंगे, हमारे पास तुमने नहीं आया। मैंने कहा हम रिश्तेदार, आप देखते हो तो मैं कितना गरीब हूँ। चलो, आपने जिसको वोट दिया उनके पास गए थे? हाँ, किसके पास गए थे? ये सही खुर्शीद शाह जो एमएन है। मैं सही खुर्शीद शाह के पास एक बार नहीं गया, 50 बार गया हूँ। मैंने उसको बिल्कुल नीचे भी गिरा था, मैं माजूर मिस्कीन हूँ। फिर साईं ने क्या बोला, बस मैं घर जाओ, मैं इंशाल्लाह 1 महीने के बाद ड्यूटी देंगे, तेरे से वादा किया है। लेकिन इसका दृश्य क्या कहा साईं आवेश शाह स्पीकर साहब, उसके पास तो मैं जहाँ भी होता था नारा लगाता था, बहुत बड़ा नारा लगाता था, मैं आवेश कारकुन हूँ। लेकिन आज मैंने उनको जब बोला मैं माजूर मिस्कीन हूँ, ड्यूटी दो, तो वो मिलना मेरे से नहीं आता है, मिलता ही नहीं है। बंगले पे जाता हूँ ना, पुलिस को बोलता है इसको पकड़ो, मैं निकल जाऊँ, नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने ड्यूटी की बात की। वैसे वो मिलता था, गपशप लगाता था, बातें करता था। जब मैंने ड्यूटी की बात की तो अब मिलता ही नहीं है। दफातर पर गया, लेकिन इनसे किसी ने मुलाकात करना भी गवारा नहीं समझा, जिसके बाद से खुदकशी करने पर भी मजबूर है। लेकिन इस शख्सों में कदम नाबीद मत हुई, लेकिन कोशिश जारी रखिए, अल्लाह खैर करेगा। जी। सिंध हाई कोर्ट में सूबे भर के नर्सों को प्रमोट न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने महकमा सेहत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, अपडेट कीजिएगा।
डॉक्टरों को प्रमोट किया जाता है, असातिज़ा को प्रमोट किया जाता है, दीगर महकमे के मुलाजमीन को भी प्रमोट किया जाता है, लेकिन नर्सेस को प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? नर्सेस ने प्रमोशन ना मिलने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 40 ईयर फार्मूला है जिसके तहत नर्सेस को जो है प्रमोट किया जाता है। इसमें जो है 25% नर्सेस को प्रमोट किया जाता है, 75% नर्सेस को उसी स्केल में रखा जाता है। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया दरख्वास्त गुजार ने कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 25% उनको भी प्रमोट नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है दरख्वास्त गुजार ने कि दीगर महकमे जिसमें महकमा सेहत, महकमा तैलीम और दीगर, वहाँ पर 50-50% के रेशो के हिसाब से अफसरान को या मुलाजमीन को प्रमोशन दी जाती है, लेकिन सिर्फ वाहिद नर्सिंग शोबा है जहाँ पर प्रमोशंस नहीं मिलती। अगर कोई नर्स 16 ग्रेड में तैनात होता है तो रिटायर भी 16 ग्रेड में होता है। दरख्वास्त गुजार जो एजाज़ कलेरी हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि काफ़ी ऐसी असामियाँ हैं जो कि नर्सिंग के शोबे में खाली पड़ी हैं, जिसमें 19 ग्रेड की 200 से ज़ायद असामियाँ खाली हैं, 17 ग्रेड की जो है 100 के करीब खाली असामियाँ हैं, 18 ग्रेड की 100 से करीब खाली असामियाँ हैं, लेकिन प्रमोशन ना होने की वजह से ना उन असामियों को पुर किया जाता है और ना ही जो एक बेचैनी है नर्सेस के दरमियान उनको जो है खाली किया जाता है। सिंध भर के नर्सेस की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने जो हुकूमत सिंध, महकमा सेहत और दीगर को नोटिस जो है वो जारी कर दी हैं और अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। लूटमार की वारदात और पुलिस पर फायरिंग करने का मुकदमा, सेशन अदालत जुनूबी में केस की समाअत, मुलजिम के खिलाफ MLO का बयान कलम बंद कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ, आगाह कीजिएगा जवाब। जी बिल्कुल, डकैती करने, पुलिस पर फायरिंग करने और गैर कानूनी असले के मुकदमात हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां मुलजिम अमजद को जेल हुक्काम ने वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया है। मुलजिम के खिलाफ गवाह MLO भी अदालत में पेश हुआ, जिसका बयान अदालत ने कलमबंद कर लिया, जबकि मुलजिम के खिलाफ जो उसके 2 मुकदमात हैं दोनों को ज़म भी कर दिया गया। दौरान समाअत मुलजिम की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मुलजिम ने बरी होने की सदा की है, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने डकैती के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। 2022 में वाक़या पेश आया था और मुलजिम के खिलाफ थाना गुलशन इकबाल में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची जेल में कैदियों के लिए ग्रेजुएशन की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां फ़नी और हुनरमंदी के कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैदियों को इस्नाद दी गई। तकरीब में कैदियों की मेहनत और अज़्म को सराहा गया। कैदियों को इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बरिंग के कोर्सेज भी फराहम किए गए हैं, ताहम उनकी हुनरमंदी से माशरती बहाली मुमकिन हो। मज़ीद जानते हैं दुर शहवार से। जी दुर शहवार, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेविटा की जानिब से और इसके अलावा पैगाम पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत कदम उठाया गया, जिसमें कराची जेल में कैदियों के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज का इनेकाद किया गया और आज जो थी वो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। इस वक्त मेरे साथ वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी साहब मौजूद हैं। सर, इवेंट के हवाले से बताइएगा और इवेंट के बाद हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे? इंशाअल्लाह ताला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, बच्चे हैं नहीं। इनको एक टेंशन रहता था कि हम जाके जेल से छूटेंगे तो क्या जाके करेंगे। इसमें सिंध गवर्नमेंट ने और पैगाम पाकिस्तान और जेल डिपार्टमेंट मिलकर ये प्रोग्राम अगली जनवरी में सिद्दीकी साहब ने, शाह साहब मिनिस्टर थे, सरदार शाह को याद होगा, मेरे ख्याल में हमने वो स्टार्ट किया था। आज आस्ते आस्ते पाया तकमील तक भाई साईं उनके तावन से हम पहुंचा रहे हैं। मैं बड़ा खुश हो रहा हूं कि लोग इस मुआशरे में अपना रोज़गार करेंगे, अच्छे शहरी बनेंगे, अपने बच्चों को रोज़गार कमा के खिलाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, इस वक्त मेरे साथ जुनेद बुलंद साहब भी मौजूद है। सर, ये बताइएगा, ये एक बहुत ही खूबसूरत आपने बात की थी जिसमें जो कैदी हैं उनके बच्चों को भी आप लोग उनको स्पॉन्सर करेंगे, इस पे आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। मीडिया पर्सन जितने भी हैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, वो हमारी राय ले रहे हैं। और मैंने स्पीच में यही कहा था, हमारा अभी IG जेल साहब से और जो है सेफ्टा के हमारे जो डायरेक्टर थे MD साहब तारिक मिर्जा, तो हमारा यही जो मिशन था और ये मिशन बिलाल भुट्टो साहब का था कि जो भी कैदी हैं अंदर आते हैं सज़ाओं में या अंडर ट्रायल में सज़ा लग जाती है उनको, या फिर वो किसी भी मजबूरी में आते तो उनको असल हम ये है कि उनको हुनर स्किल दे के बाहर माशरे में उनको इनकी रिस्पेक्ट इज़्ज़त दिलाएंगे। और ये अभी जितने 134 के करीब हमारे जो है सर्टिफिकेशन हमने दी है इनको, और ये पास आउट हुए हैं। अभी इसमें बहुत सारे रिलीज़ हो गए हैं 65 के करीब।
तो उनका भी डेटा हमारे पास है, उनको इंडस्ट्री में हम जॉब प्रोवाइड करेंगे और बाकी ऐसे से जो रिलीज होंगे उनको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा सेकंड हमारा ऑप्शन वुमेन्स जेल में है, फिर जिन जेल में बच्चों का जेल, उसमें हम वर्किंग करेंगे। और ये पैगाम में पाकिस्तान से मिलकर हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध के पाकिस्तान में भी एक मैसेज बढ़ा जाएगा कि जिस तरीके से हमारा जो विजन बिलाल भुट्टो साहब का था, पैगाम में पाकिस्तान का था, उसके साथ मिलकर हम जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे एक पेज पे आगे, और जो बेरोजगारी हुनरमंद नौजवानों को बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, आईजी जेल खाना जात भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा, ये तो एक खूबसूरत सा प्रोग्राम आप लोगों ने ग्रेजुएशन सेरेमनी की, अब जो लोग यहाँ से पास आउट होके जा रहे हैं दोबारा से ऐसे कोई क्राइम की तरफ ना आए, इसके लिए कोई रखे आप लोगों ने कोर्सेज ताकि उनका थोड़ा माइंड, थोड़ा उनकी काउंसलिंग हो? देखिए, ये तो एक कंपोनेंट है जो ओवरऑल हमारा रिहेबिलिटेशन ऑफ द प्रिजनर्स का एक प्रोग्राम है। उसमें साइकोलॉजिकल इनके क्लासेस होते हैं, इनकी साइकोलॉजिकल जो इनकी मेंटालिटी जो है और जो एटीट्यूड है उसको ठीक करने के लिए वो क्लासेस अलग से होती हैं, और उसी के साथ साथ ये एक टेक्निकल एंड स्किल जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जो हम इनको वो स्किल दें जो डेली लाइफ में जिनका यूटिलाइजेशन हो, ताकि थोड़ा बहुत बाहर कमा सके। अब आज जो यहाँ से जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज उन्होंने किए और प्लम्बिंग के, और प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन आपको पता है बड़े से बड़े प्रोजेक्ट से लेके छोटे से छोटे यूनिट जो फैमिली है सबके ये इश्यूज़ होते हैं। हर जगह पे इनको ये अपनी ब्रेड एंड बटर कमाने का ये मौका मिलता है, उसके लिए किसी गवर्नमेंट जॉब की लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम करता है वो से इतना मिल जाता है कि अपनी फैमिली की थोड़ी बहुत वो कफालत कर सके। प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का बहुत ही खूबसूरत कोर्सेज करवाए गए हैं जो कराची जेल है इसमें मौजूद जो कैदी हैं उनको। और आज जो थी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, इस स्टेप का मकसद जो था वो सिर्फ ये था कि माशरे को एक खूबसूरत जो है एक सोसाइटी को एक खूबसूरत वो लोग प्रोवाइड करना उस सूरत में जो कि मुख्तलिफ किस्म के जो जराइम से होकर यहाँ जेल में आ जाते, ताकि वो यहाँ से अगर निकल के बाहर जाएं तो एक अच्छे से माशरे का वो हिस्सा बन सकें। जी, अब आपको बताएं, टेली तबीब 1123 कॉल सेंटर शहरियों को घर बैठे सेहत की सहूलतें फराहम कर रहा है। ये मुफ्त ऑनलाइन ओपीडी सर्विस है जहां वीडियो कॉल के जरिए माहिर डॉक्टरों से मशवरा मुमकिन है। टेली तबीब पूरे पाकिस्तान, अंदरूनी सिंध और बैनुल अक़वामी कॉलर्स के लिए फाल है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अक्सर शेख से। जी अक्सर। जी बिल्कुल, 1122 SIEHS का तो नाम आपने सुना होगा कि वो किस तरीके से शहर क़ायद के अंदर अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं, चाहे उनकी वो एम्बुलेंसेस हो या बाइक एम्बुलेंसेस हो। बाइक एम्बुलेंस की ये खास बात ये है कि वो जो एम्बुलेंस रन कर रही हैं वो फीमेल राइडर हैं जो कि फौरी कॉल के ऊपर पेशेंट्स के पास पहुँचती हैं और उनको मेडिकेशन फराहम करती हैं। 1122 का ही एक इनिशिएटिव है जो कि 1123 के नाम से टेली तबीब, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट OPD फराहम की जाती है, जो कि एक ऑनलाइन इदारा है जहाँ पे से मैं कहूँ कि ऑनलाइन हॉस्पिटल है कि पेशेंट्स जो है वहाँ पर फ़ोन पर अपनी जो भी उनकी बीमारी होती है, उनको परेशानी होती है, वो डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर से वहीं से वो मेडिकेशन लेते हैं। इस वक्त मैं टेली तबीब 1123 के कॉल सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पर डॉक्टर मोमिना मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर मोमिना, आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से 1123 टेली तबीब ऑनलाइन OPD आप लोग चला रहे हैं और इसका क्या काम है और किस तरीके से एक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास कॉल जब लैंड होती है तो हमारे हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे फ्रंट लाइनर्स होते हैं, वो कॉल्स को रिसीव करते हैं। उनको स्क्रीन करने के लिए एक छोटी सी हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कॉल किसके पास जाएगी, या डॉक्टर के पास या माहिर नफ्सियात के पास। अगर तो मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास अगर कॉल आनी हो तो मैं फर्स्ट जो चीज़ करती हूँ वो होती है एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेना। पेशेंट से पहले डिटेल्ड हिस्ट्री लेके उनका कंसर्न जान के फिर उसके हिसाब से उनको दवाई दी जाती है अगर नीड हो दवाई की। और ये तमाम चीज़ें जिस तरह दवाई के लिए प्रिस्क्रिप्शन भेजना या पेशेंट की रिपोर्ट्स को रिसीव करना, ये दोनों चीज़ें हम थ्रू व्हाट्सएप कर रहे होते हैं। अगर उनको डॉक्टर की बजाय माहिर नफ्सियात की ज़रूरत हो तो माहिर नफ्सियात की तरफ कॉल डाइवर्ट की जाती है और फिर उनके सेशंस जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी से किए जाते हैं फिर वो होते हैं। अच्छा, इसी के साथ मुझे बताएगा कि जो सारी चीज़ें आपने बता दी, लोग आपके पास ऑनलाइन रिपोर्ट्स भी अपनी चेक करवाते होंगे, फिर आप उनको मशवरे देती होंगी, तो सिर्फ शहर से ही आपके पास फ़ोन आते हैं या फिर इंटीरियर सिंध से भी आते हैं, इंटरनेशनली भी आती हैं, क्या कहें?
बिल्कुल, हमारे पास शहर से भी आते हैं, कराची से भी आते हैं, इंटीरियर सिंध से भी आते हैं, दूसरी सिटीज़ और कभी-कभी दूसरी कंट्रीज से भी कॉल्स आ रही होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर मोमना हमारे साथ मौजूद थी जो कि टेली तबीब की सारी डिटेल उन्होंने हमें बताई और उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो है ये फ़ोन आते हैं और ये मेडिकेशन फराहम करती हैं। ये उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, इनके पास फ़ोन आते हैं, ये पहले उनको सुनते हैं, उनको लाइन करते हैं और जब डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो फिर वो कॉल जो है डॉक्टर मोमिना को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सिर्फ शहर कायद में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, इंटीरियर सिंध हो गया या इंटरनेशनली भी कॉल्स यहाँ पर आती हैं। पेशेंट्स जो है अपनी रिपोर्ट्स इनको चेक करवाते हैं ऑनलाइन और उसके बाद ये उनको मेडिकेशन फराहम करती हैं। दूसरी चीज़ ये इन्होंने बताई कि जैसे सीजनल वायरल चल रहा है तो उसके अलावा भी कॉल्स का इनके पास बर्डन बढ़ गया है, लेकिन ये खुसूसी तौर पर अपनी खिदमत फराहम अंजाम कर रही हैं। जी, शुगर की बीमारी से बचाव के लिए पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियंस की जानिब से आगाही सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से रैली निकाली जा रही है। तिबी माहिरीन सेहतमंद खुराक, साफ सब्जियां और रोजाना आधा घंटा वॉक की तलकीन कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शुगर से बचाव की आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद भी यही है कि आवाम में आगाही पहुंचाना और इस मर्ज से बचने के लिए साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करना और वॉक करना है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल के तालबात, जिनसे पूछेंगे कि आज उन्होंने फूल भी हाथों में लिए हुए हैं, क्या पैगाम देते हैं ऐसे लोगों को। डॉक्टर्स हम यही बोलते हैं हम सब आप लोगों को कि अच्छी डाइट रखें, खाना अच्छा खाएँ और हर किसी को एक्सरसाइज करनी लाजमी है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो उसके साथ साथ मतलब सारे मसले आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो यही सारा पैगाम देना है कि सबने ये अपने डेली लाइफ रूटीन में इंक्लूड करना है, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और खुश रहना है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जैसे आप बताएं, स्मार्ट रहने का क्या राज है, किस तरह स्मार्ट रहा जा सकता है, कितना वॉक करना चाहिए? लोगों को पता नहीं है, मोटापा होता जा रहा है, क्या कहेंगी? देखिए, मेरे नज़दीक सबसे जो अहम चीज़ ये है कि हमारी जनरेशन है पूरी रात जागती है, तो रात में टाइम से सोएं, सुबह टाइम से उठें और अपनी वॉक करें। दिन में आधा घंटा हर वॉक किया करें। आधा घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं अपनी मसरूफियत से, और उसके अलावा अपने दिन का 3 वक्त का खाना खाएँ और जंक फूड कम से कम खाएँ। जो खालिस ग़िज़ा है वो खाएं, अपना सालन रोटी खाएं, घर का खाना खाएं बना हुआ, और जंक फूड से परहेज़ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी तालिबात, जिनका कहना था कि आज शुगर के आलमी दिन पे बहुत अच्छा पैगाम देना चाह रहे हैं आवाम को कि वो वॉक करें, साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें ताकि शुगर की बीमारी से महफूज रह सकें। जी।